जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कल वाली कुछ बातों को रिवाइज करते हैं जल्दी से। कल हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा कि बिग बैंग हमें क्या कहती है। बिग बैंग की काफ़ी हमने पिक्चर्स को देखा। ये जो बिग बैंग है, इसमें जब बहुत बड़ा धमाका हुआ तो कई यूनिवर्स बनी, और एक यूनिवर्स में कई क्लस्टर होते हैं, एक क्लस्टर में कई गैलेक्सीज होती हैं, और उस गैलेक्सीज में कई सोलर सिस्टम होते हैं, और उस सोलर सिस्टम के गिर्द कुछ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। हमने अपना भी देखा कि हमारा प्लैनेट किधर है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको भी हमने कल देखा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके गिर्द जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सबसे करीब हमारे सूरज के वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और लास्ट पे प्लूटो है। लेकिन इसके बारे में भी साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इख्तलाफ राय रखती है प्लूटो के बारे में। जो स्टीफन हॉकिंग था, इसने इसके ऊपर बिग बैंग थ्योरी में खासतौर पे हमारी जो गैलेक्सी है इसके ऊपर इसने काफ़ी काम किया, और बड़ी इसकी जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन के साथ इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। आइंस्टाइन की जो थी थ्योरी ऑफ, उसमें इसने काफ़ी काम किया। हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है इसको कल हमने देखा था कि अर्थ किस तरह साथ साथ ठंडी हुई। अर्थ जो थी उस वक्त एक आग का गोला थी, गर्म थी, क्योंकि उस धमाके से बनी थी। अर्थ कब बनी? आज से 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले, लेकिन जो धमाका हुआ था वो 15 बिलियन ईयर अगो पहले। उसके बाद अर्थ जो थी ज़ाहिर है बहुत ही गर्म थी, कई एस्ट्रॉइड इसके ऊपर आके टकरा रहे थे, फिर बारिशें हुई अर्थ के ऊपर। उस धमाके से ही, उसकी ही जो धमाका था उससे वाटर वेपर बने आसा था। कई सालों के बाद वाटर वेपर जो थे वो कंडेंस हुए और बारिश की फॉर्म में नीचे गिरते रहे, पानी ज़मीन के ऊपर पानी खड़ा होता रहा, और आखिरकार ज़मीन के ऊपर फर्स्ट लाइफ जो है वो फर्स्ट मालिक्यूल सबसे पहले बना था। ये मालिक्यूल कैसे बना, इसे यूरे और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट से साबित भी किया, अपनी ही लैब में एक उसी तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट किया, और वाकई ही एक मालिक्यूल बन गया। फिर कहा गया कि उस तरह उस वक्त जो थी हमारी जो अर्थ थी एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री की मानत काम करी थी। उस वक्त इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा था। आज अगर मालिक्यूल खुद से लाइफ नहीं बन सकती तो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो भी काफ़ी मकदार में आ चुकी है, उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद 3 बिलियन ईयर अगो पहले ज़मीन के अंदर, ज़मीन जो पानी है, पानी के अंदर पहला जो है वो लाइफ बनी। उसके बाद हमने देखा कि वो जो लाइफ है उसके अंदर मजीद एवोल्यूशन आती रही, और फिशेज़ बनी। फिशेज़ से बाद में एम्फीबियन फिशेज़ ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और अपने आप को एम्फीबियन में बदल लिया उन्होंने। आस्ता आस्ता वो जो एम्फीबियन थे वो रेप्टाइल में बदल गए। ये कुछ हमने कल पिक्चर देखी थी, और आस्ता आस्ता वो मंकी और उसके बाद ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई। हमने कल देखा था कि ये जो फ्रॉग है, आज भी अगर देखा जाए जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है, जब वो एग ले करता है तो वाटर में करता है, उसकी जो उसके बाद लार्वा वाली जो स्टेज होती है वो काफ़ी हद तक फिश से ही मिलती है। ये कल हमने देखा था ये सब कुछ। जो उसके बाद जो रेप्टाइल थे उसमें से कुछ खतरनाक रेप्टाइल सामने आए। आज से 240 मिलियन ईयर अगो पहले डायनासोर आए, और डायनासोर में एवोल्यूशन हुई और बेशुमार डायनासोर बने। बेशुमार स्पीशीज 700 मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज डायनासोर की थी। मुख्तलिफ तरह के डायनासोर हम ज़मीन पे उस वक्त थे। आज हमें ज़मीन पे क्यों, हमें कैसे पता चला ये सब कुछ? आज ज़मीन से भी फोसल्स मिल रहे हैं। चाइना में अभी भी बहुत ज़्यादा फोसल्स जो है वो मिल रहे हैं, और इसके ऊपर अभी भी चाइना में काम हो रहा है। चाइना में जिस जगह पे हम हैं इधर भी कभी डायनासोर थे, इस जगह पे भी कभी डायनासोर थे। उसके बाद ये जो डायनासोर हैं कैसे ख़त्म हुए? ज़मीन के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो एस्टेरॉयड आके टकराया। आज से 66 मिलियन ईयर अगो पहले तो डायनासोर ख़त्म हो गए। उसके बाद दोबारा से एक नया दौर आया। पहले सबसे पहले जो ट्राइएसिक इरा जो था ना, उस वक्त डायनासोर इवॉल्व हुए थे। फिर जुरासिक इरा में इन्होंने बहुत तरक्की की। जो क्रिटेशियस इरा है इसमें तो बिल्कुल ये डोमिनेंट थे, लेकिन जब एक इनके साथ जो मिसहैप हुआ, वो जो एस्ट्रॉयड टकराया और ये बिल्कुल तबाह हो गए। उसके बाद टर्शरी दौर आया, फिर क्वार्टनरी, और आज सीनोज़ोइक इरा, और उसके बाद अभी प्रेजेंट है। तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में, जब हम जियोलॉजिकल टाइम ग्राफ देखेंगे उसमें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। ये एक पिक्चर थी, इसमें हम देखा था कि 65 मिलियन ईयर अगो पहले इसमें भी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उसके बाद 50 मिलियन जो कुछ फॉसिल प्राइमेट जो थे वो दोबारा से बने, उसके फॉसिल में मिलते हैं आज। फिर कुछ मंकी बने, और उससे मंकी की मुख्तलिफ फार्म बनी, और उसमें से जो होमो थी उसकी 7 से 8 कुछ स्पीशीज़ थी, जिसमें से जो है वो होमोसेपियन जो है वो इंसान की फॉर्म में जो कहा जाता है कि आज जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सबसे पहले जो होमोसेपियन थे ना वो अफ्रीका के जंगलों में देखे गए थे, उनके फोसल्स आज हमें मिलते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे पहले जितने भी होमोसेपियन के सबसे पुराने जो फोसल्स हैं वो अफ्रीका के जंगलों के नीचे से, उधर से जब खुदाई करें तो उधर से मिलते हैं। तो ये समझा जाता है कि सबसे पहले जो होमोसेपियन इवॉल्व हुए थे वो अफ्रीका के जंगलों में इवॉल्व हुए थे। आज भी बल्कि अफ्रीका के कुछ डीप इंटीरियर फॉरेस्ट ऐसे हैं जिधर एक कुछ ऐसी कम्युनिटी लोगों की पाई जाती है, जो कि अगर कोई भी बाहर से कोई बंदा अगर अर्बन कोई उधर चला जाए तो उसको ये पकड़ के उसका गोश्त बना के खा लेते हैं, उसकी गर्दन उतार उतार के अपने घर में लटका देते हैं। इस वजह से ऐसी एरिया में अभी भी जाने पे मना किया गया है। अभी तक कुछ ऐसे लोग भी वो रहते हैं उधर। कल हमने इसको देखा था होमोसेपियन जो थे वो किस तरह इवॉल्व हुए, इसकी कुछ स्टेजेस को हमने देखा।
ये एक एनिमेशन थी, मेरे ख्याल में इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर देख लेते हैं एक दफ़ा जल्दी से। जी इसको ज़रा, ताकि वो सारी बातें समराइज हो जाएंगी, देखिएगा प्लीज़। ये कल वाली बातों का ये सारा वो समझे कि एक समरी है एनिमेशन की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, मैं इस वजह से खामोश था कि आप खुद ही साथ बोलें कि क्या हो रहा है। अभी आज हमारी ज़मीन इस तरह की है, इसके ऊपर पानी ही पानी है, 70% के करीब पानी है। ज़मीन अगर आज भी देखी जाए तो अंदर से जो इसका इनर कोर है वो एक आग का गोला है, बल्कि मेरे ख्याल में 4700 जो है इसका जो टेम्परेचर आज भी 4700 4700 डिग्री सेल्सियस ज़मीन का टेम्परेचर है, और सूरज का 5200 के करीब है। जो कि यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर आज भी एक सूरज पाया जाता है। अगर देखा जाए तो हमारी ज़मीन आज भी अंदर से एक आग का गोला है, और यही कई बार जो है वो लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन थे तो उनको इंशाल्लाह भी हम पहले देखते हैं, उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी पहला क्वेश्चन क्या था कि सर जी हमने पढ़ा है कि हर लिविंग थिंग का के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, पर अर्ली लाइफ में जब ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ पर तो लाइफ कैसे मुमकिन हुई? क्या प्रोटिस्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती? जी बिल्कुल।
सवाल यह है कि आज हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हर लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त जब सबसे पहले लाइफ बनी थी, मैं कहा था कि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, अभी ऑक्सीजन आज आ गई है, इस वजह से अभी चीज़ें नहीं बन सकती। तो अगर उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, सवाल ये है तो उस वक्त जो लाइफ थी उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती और वो अपना किस तरह एनर्जी हासिल करते थे। और नेक्स्ट आपने पूछा है कि क्या प्रोटिस्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है। पहली बात पहले पहली वाली बात जो है उसको क्लियर करते हैं। उस वक्त जो सबसे पहले लाइफ बनी थी ना, वो कीमो ऑटोट्रॉफ थी, यानी वो केमिकल खाती थी, कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें खाती थी और उसी से ही वो एनर्जी हासिल करती थी। आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो केमिकल थे वो ख़त्म होते रहे, कम हो गए, और जो बैक्टीरिया थे उस वक्त जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि जो बड़ा बैक्टीरिया था वो छोटे बैक्टीरिया को खा लेता था और उसको एज अ फूड इस्तेमाल करता था। तो आस्ता आस्ता वो जो छोटा बैक्टीरिया था, ज़ाहिर है जब वो एंडोसाइटोसिस होती है तो वो सेल मेम्ब्रेन को साथ जो है वो उसकी अपनी जो होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी साथ जो है वो चली जाएगी उसकी गिर्द लिपट के। तो वो जो बैक्टीरिया था वो डबल मेम्ब्रेन में बदल गया, और आस्ता आस्ता वो उसको उसका जो मेम्ब्रेन वो जो होस्ट था जो जिस बैक्टीरिया ने बड़े बैक्टीरिया ने खाया था, उसका जो होस्ट था वो उसको सूटेबल लगा और उसने उधर ही रहना शुरू कर दिया, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और आस्ता आस्ता वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स की फॉर्म, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह एक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट बनी जिसे एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस कहते हैं। इंशाल्लाह पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो वो उस वक्त क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया था वो यूकैरियोट में बदल गया और उसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हो गए, उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त जो आपका मेन सवाल था, उस वक्त ऑक्सीजन के बगैर भी जो ऑर्गेनिज्म थे, बल्कि आज भी कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। जो आपने नेक्स्ट किया है सवाल कि क्या प्रोटिस्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है। अभी भी कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो बगैर ऑक्सीजन के होते हैं, बगैर ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोटिस्ट भी अभी भी कुछ हैं। जैसे जो हमारा जो अमेबा है वो एनारोबिक है, और जो पैरामेशियम है, जो ट्राइपेनाजोआ है, ये जो हैं ये एरोबिक हैं। तो अभी भी कुछ एनारोबिक हैं, बल्कि कुछ फंगस की स्पीशीज़ भी अभी एनारोबिक हैं जो बगैर ऑक्सीजन के ही अपनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं अभी इस इन्वायरमेंट में भी। इस वजह से बगैर ऑक्सीजन के भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल है, लंबी बात है, डिटेल में एवोल्यूशन में इन बातों को सबको देखेंगे उधर, अभी मैं इसको नहीं इतना लेके जा रहा ताकि आप इधर ही बोर ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव इन इस्लाम, सो इज बिग बैंग थ्योरी ट्रू, व्हाट यू आइडियोलॉजी अबाउट दिस सर। बिल्कुल, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को ज़मीन पे भेजा, उसके बाद जो है वो आगे लाइफ शुरू हुई, मुख्तलिफ जो है वो मराहिल से लाइफ गुजरी। लेकिन क्या हम बिग बैंग पे यकीन रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ। इसको मैं अपना थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो उलमा की एक कम्युनिटी है वो भी इस पे यकीन रखती है। और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको साथ जोड़ें तो हमें कुछ शवाहद मिलते हैं इसके। बताना ये मैं चाहूँगा कि आज अगर हम ये कहें कि डायनासोर के फॉसिल नहीं हैं और ये जो मिल रहे हैं ये गलत है, तो कैसे मुमकिन है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़मीन के ऊपर डायनासोर नहीं थे, मिल रहे हैं। मैंने कल बताया था 10,000 से ज़्यादा फॉसिल्स अभी ज़मीन से निकाले जा चुके हैं। बल्कि जो होमोसैपियन है वो अगर हम देखें तो उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं हमें। होमोसैपियन के फॉसिल्स मुख्तलिफ जगह से मिलते हैं। अफ्रीका में सबसे पुराने जंगल जो है वो फॉसिल्स मिल रहे हैं। कहा जाता है कि जो होमोसैपियन है जो सबसे पुराने हैं वो सबसे पहले आज से 3 लाख ईयर अगो पहले होमोसैपियन इवॉल्व हो गए थे। आज से 3 लाख उनके फॉसिल मिलते हैं। कैसे पता चला सर कि 3 लाख पुराने हैं ये फॉसिल? कार्बन डेटिंग से पढ़ेंगे इसी चैप्टर फर्स्ट में, कार्बन डेटिंग से किस तरह फॉसिलाइजेशन की जाती है, किस तरह फॉसिल की जो है वो चेक किया जाता है कि वो कितने ओल्ड हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी बातें गलत हैं, आज जो अगर हम देखें मज़हब की जितनी भी पुरानी तारीख देख लें, हमारे मज़हब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो आज से कुछ 7,000 साल पहले ज़मीन पे आए थे। अगर हम मज़हब से देखें तो 7,000 साल पहले। उसके अलावा हज़रत इब्राहीम जो थे वो आज से 5,000 साल पहले ज़मीन पे आए थे। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे वो 1900 साल पहले ज़मीन पे आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तो 14 साल पहले। लेकिन कोई बड़ी पुरानी तारीख मुस्लिम मज़ाहब की देख ली जाए, जैसे हिंदू के अपने अपने हैं, तो 10,000 से पुराना किसी का भी नहीं है जो हर का एक का यकीन है। तो फिर जो 3 लाख पुराने फोसल मिल रहे हैं इंसानों के, वो क्या हैं? बिल्कुल, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस्लाम के साथ जोड़ने की। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में मेरे ख्याल में माज़रत के साथ फरमाया है, मैं इसको क्लियर कर लूँगा कि फरमाया ये है कि हमने, अल्लाह ताला ने कहा है उसमें कि हज़रत आदम को हमने चुन लिया। चुना तब जाता है जब और ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो लोग उसमें से चुना जाता है। तो कुछ उलमा इकराम का, और मैंने भी इसको पढ़ा है, मेरे पास भी कुछ ऐसी जो है वो बुक्स हैं जो कि हिस्ट्री की हैं, जो कि कॉस्मो की कुछ बुक मैंने पढ़ी हैं, कॉस्मोटिक की, उसके अलावा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे जो समझ आई है कुरान की कुछ जो है वो जितनी मुझे आयात की समझ आई है,
तो मुझे भी इस बात से मैं भी इत्फाक करता हूँ कि शायद ऐसा था कि उस वक़्त वाक़ई ही कुछ इस तरह एवोल्यूशन तो बिल्कुल बिग बैंग ऐसे ही हुआ, सब कुछ ऐसे हुआ और कुछ होमो सैपियन इवॉल्व हुए होंगे। उन्हीं में से किसी एक को अल्लाह ताला ने चुना होगा और जानवर जो होते हैं उनमें रूह नहीं होती। फिर अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो है रूह बनाई और एक इंसान की फॉर्म में आगे लाइफ चलाई होगी। शायद ऐसा मुमकिन हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, हमें इस तरह का तो नहीं। अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं, सूरह अंबिया में ये भी है कि इन लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं डरते कि पहले ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा किया। तो इससे भी हमें मिलता है कि शायद ज़मीन और आसमान, आसमान के नीचे आसमान सबसे ऊपर है। जितनी भी यूनिवर्स हैं, गैलेक्सीज क्लस्टर हैं, सोलर सिस्टम है, ये सब आसमान के नीचे हैं। तो इसका मतलब सब मिले हुए थे पहले, तो उसके बाद ये अलग हुए। तो एज अ मुस्लिम हमें मानना पड़ेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं नहीं मानना। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर हम ये कहें कि जो है वो इंसान जो है वो डायरेक्ट, जिस तरह अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बिल्कुल इस्लाम को साइड पर रख के और कहें कि वाकई ये साइंटिस्ट अपना वो मज़हब को इस लिहाज से तो नहीं देखती, लेकिन हमें इस्लाम को मज़हब के मुताबिक, वो जो है साइंस को मज़हब के मुताबिक करना है। हमें मज़हब को इस्लाम के मुताबिक नहीं करना, हमने साइंस को मज़हब के जो मुताबिक करना है। तो इससे हमें यही समझ आ रही है कि और भी बेशुमार हैं, लेकिन मैं कुछ आपको अपने नॉलेज पे बता रहा हूँ कि शायद ऐसा हो कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने चुन लिया, तो हो सकता है कि उन्हीं वो होमोसेपियन में से किसी को चुना हो। और अभी भी जब सबसे पहले बिग बैंग हुई थी ना, तो उससे पहले भी जो था वो आज भी देखे ना साइंस क्या कह रही है कि बिग बैंग जब हुई सबसे पहले, तो उस वक़्त का तो कोई पता नहीं है, लेकिन उस वक़्त भी कोई ऐसा कुन था जिसमें अल्लाह ने जो है वो आलम अरवाह को बनाया था। सारी रूह उस वक़्त थी, उनसे वादा लिया था। और आज जब जो है वो बच्चा जो है वो जब 4 माह का होता है, तो उसके अंदर जो है वो रूह जो है वो डाल दी जाती है। तो जानवरों में रूह नहीं होती। तो मुमकिन है कि उस वक़्त किसी एक होमो सैपियन में अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ किया और जो है वो नबी का रुतबा दे के, तो ये अल्लाह बेहतर वैसे जानता है। लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा बिग बैंग को, ऐसे आप नहीं कह सकते आज इसके बड़े ही। हु स्टार्टेड बिग बैंग थ्योरी एंड ही प्रूव्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हब्बल जो था वो हब्बल एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले मेरे ख्याल में ये 1890 में पैदा हुआ था और 1930 के करीब इसने अपनी एक हब्बल के नाम से एक टेलीस्कोप, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक टेलीस्कोप थी। उसमें वो ये अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉमर था, अमेरिका में एक एस्ट्रोनॉमर था ये, एडविन हब्बल इसका पूरा नाम था, एडविन हब्बल। तो ये देख रहा था अपनी टेलीस्कोप से, तो इसने देखा ये कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये कैसे पता चला कि ऐसे प्लैनेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? असल में जो इसकी जो टेलीस्कोप थी वो एक लाइट स्पेक्ट्रम शो करती थी। और जब कोई भी जो चीज़ है वो हमसे दूर जाएगी ना, कोई दूर जाएगी, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है। और जब वेवलेंथ बढ़े तो वो रेड स्पेक्ट्रम यानी रेड लाइट शो करती है। और अगर किसी कोई चीज़ हमारी करीब आ रही हो तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जब वेवलेंथ कम हो तो वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो उस वक्त उसने अपनी टेलीस्कोप से जो स्पेक्ट्रम शो हुआ उसे वो रेड लाइट का, एक प्लैनेट का रेड लाइट का, दूसरे का भी रेड लाइट का, हर एक का रेड लाइट का। तो उसने फिर उस वक्त ये कहा ये जो यूनिवर्स है ये वाकई एक्सपेंड हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है जो है वो, जिसको बल्कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखें ये बात ठीक है। इसको तो आज भी अगर आपको ये जो वेन है ये ब्लू नज़र आती है क्योंकि ये ऊपर हैं, और जो लाइट है जब वो जल्दी टकरा के वापस आएगी तो वो आपको ब्लू लाइट, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इतनी करीब से आ रही है, तो इस वजह से वो लेंथ जो है वो वेवलेंथ कम होगी। और जो रेड है वो नीचे होगी, तो वेवलेंथ जो है जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो दूर जाएगा, तो रेड शो हो रही होती है। इसको इस तरह भी देखते हैं मेडिकल में भी। तो वाकई ऐसा ही है कि जो हब्बल टेलीस्कोप थी इसको सबसे पहले, अभी भी बल्कि हब्बल टेलीस्कोप आज के दौर में 1990 में उसी हब्बल साइंटिस्ट के नाम से, हब्बल के नाम से टेलीस्कोप एक छोड़ी गई हमारी ज़मीन के गिर्द। और आज आपको जो मैं सारी पिक्चर दिखा रहा था ना, ये हब्बल टेलीस्कोप से ही ली गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, उसको मज़ीद मॉडिफाई करके उसको छोड़ा गया और उसी साइंटिस्ट आज ये हब्बल टेलीस्कोप हमें ये सब कुछ बता रही है। ही प्रूव्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे बताया उसने वो आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है। नहीं तो एक और भी है, उसे कहा जाता है माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो रेडिएशन है, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक CBM जो है आर के नाम से, CBM-R, एक कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन। ये रेडिएशन की जो डिस्कवरी है ये भी हमें यही बता रही है कि जो अभी डिस्कवर हुई हैं कॉस्मिक वेव, यही बताते हैं कि पहले जो थी वो हमारी जो समझे कि ये जो कायनात थी सारी एक कॉस्मिक सूप की मानत थी। और आस्ता आस्ता ये जो है वो रेडिएशन जो है वो ठंडी होती गई हैं, आस्ता आस्ता ये जो टेम्परेचर है ये कम हो रहा है। तो इससे हमें कॉस्मिक वेव से भी हमें मिलता है कि वाकई ही इससे पीछे हम जाएंगे
तो उस वक्त बहुत एक गर्म इन्वायरमेंट था, जो कि हमें ये रेडिएशन भी ये वाली बात बता रही हैं। लंबी बात है डिटेल में कि ये फिज़िक्स में भी मैं नहीं जा रहा, लेकिन जो है वो अगर साइंटिस्ट का ये कहना है कि जिस तरह प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जाने, जिसका मतलब पहले करीब थे और पीछे जाएं तो करीब थे और पीछे जाएं तो और करीब थे और करीब थे और करीब थे, और शायद कोई वक्त ऐसा भी था कि ये बिल्कुल इतने करीब थे कि इनकी जो डेंसिटी है वो इन्फिनिट हो जाए, और वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो था, यानी कुछ भी नहीं था और कुछ हो गया। तो ये वही है लामी अलिद वालामी उलद, कि अल्लाह ने ना किसी को जना है और ना ये खुद किसी से जना है। तो ये इसी बात की तरफ हमें बता रहा है, पता चल रहा है कि वाकई ही जो आज अगर फैल रही है, तो कभी ये अगर पीछे को जाएं तो कभी ये करीब भी तो थी, आसा 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 ये सुकड़ी हुई थी। तो वही हमें इस पर ये समझ आ रही है इसे में। और अगर हम देखें तो जो हमारा जो आइंस्टाइन था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने भी इसके ऊपर बड़ा इसको क्लियर किया बिग बैंग को। तो मुख्तलिफ तरह से ये मिल रहा है हमें। बट व्हाट्स बिलीव अ मुस्लिम अबाउट बिग बैंग थ्योरी, डू मुस्लिम एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ थ्योरी। बिल्कुल जो मैंने इसके मेरे ख्याल में ये सेकंड क्वेश्चन, इसी पे मैंने थोड़ी सी बात की है, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। ये मैंने कलर मुख्तलिफ क्यों किए हैं वाला, जिन स्टूडेंट्स के ये सवाल है उन्हें समझ आ गई होगी कि ये मैंने कलर मुख्तलिफ क्यों किए हैं। जिस तरह अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्या इस तरह बाकी किसी प्लेनेट में भी लाइफ का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल कहा तो ये गारंटी से तो नहीं कहा जा सकता गारंटी से, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह हमारे प्लेनेट के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल हुआ और इसके ऊपर लाइफ आ गई, तो और भी बेशुमार जो है वो सोलर सिस्टम है, बेशुमार और जो सोलर हैं जिसके गिर्द मुख्तलिफ प्लानट रिवॉल्व कर रहे हैं, उनमें भी कोई प्लानट ऐसा हो जिसके ऊपर लाइफ हो, और हो सकता है वो हमसे भी जो है वो आगे निकल गई हो। देखना भी है कि कौन सी लाइफ ज़्यादा तरक्की करती है, क्या ये हम ज़्यादा जल्दी तरक्की करके दूसरे प्लैनेट्स में किसी लाइफ को डिस्कवर कर लेते हैं, या उधर से जो है जैसे एलियन का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, या उधर से कोई लाइफ। तो इसके लिए इंशाल्लाह देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है, दौड़ लगाएं बस, देखते हैं कौन दौड़ जहनों की दौड़ लगाएं बस, इस पर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सर हम जब सफ़र करते हैं तो कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, अ, इसकी वजह क्या होती है? यानी कि कुछ लोगों को जो वॉमिटिंग होती है तो इसकी क्या वजह है? जैसे मोशन सिकनेस, असल में सवाल ये है कि सर वाई मोशन सिकनेस, यानी कि जब हम अक्सर जो है वो लोग जो है वो सफ़र करते हैं गाड़ी में, जहाज़ में, तो सिक बैग भी रखे होते हैं बाकायदा उन्होंने, तो ये ज़ाहिर एक कॉमन है। तो लोग वॉमिटिंग क्यों करते हैं? इसकी वजह हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो इनर ईयर जो है ना, इनर ईयर में जो वेस्टिब्यूल होती हैं वो हमारा बैलेंस को सेट करती हैं, उसमें अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारा बैलेंस को सेट कर रहा होता है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है। लेकिन अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी में अगर हम कहीं मिडल में बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान बाहर नहीं है, पहले एक बात सुनाने लगा, तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो जो ब्रेन को मैसेज दे रही है वो ये मैसेज दे रही होती है कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन आंखें एक जगह पे कांस्टेंट है, उसके सामने पिक्चर्स जो थी वो चेंज नहीं हो रही। तो वो जो बैलेंस है ना इनर ईयर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होता है, ब्रेन इसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो गट कहा जाता है। तो वो जो गट है उसमें नौजिया होगा, वॉमिटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम सामने आएंगे कि शायद कोई डिस्टर्बेंस है, तो ये काम करना शुरू कर देगा। आई थिंक सो बात क्लियर हुई होगी आपको, लेकिन ये हर एक को नहीं होता। तो कुछ लोगों में जो इनर ईयर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसका इनर ईयर ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगी। इसका कुछ अगर मैं हल बताऊं इसका, तो कुछ बंदा क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में खाना जो है वो फुल आप ना इस पे पेट भर के ना खाएं, वॉमिटिंग से बंदा कुछ बच सकता है। उसके अलावा आप कोशिश ये करें कि फ्रंट सीट पे बैठें, विंडो वाली साइड पे बैठें और बाहर देखना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी अगर मूव होने को फील कर रही है कि बाकी हम हरकत में, तो आपकी आंखें भी जो है वो मुख्तलिफ में चेंज होती देखें, तो कुछ बचा जा सकता है। फ्रंट सीट पे बैठें, इससे भी बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी मिलती हैं जो कि अगर आप आधा घंटा पहले जो है वो उसको इस्तेमाल करें, प्रो जो है वो प्रोमेथालिन के नाम से मेरे ख्याल में कुछ मेडिसिन है, या साइक्लिजिन के नाम से भी कुछ मेडिसिन होती हैं। इंशाल्लाह इसको सेकंड कर लीजिएगा आप क्लियर करके, तो वो डॉक्टर के मशवरे साहब इसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ओके, अभी हम चैप्टर फर्स्ट इंशाल्लाह आगे हैं, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि सर हम अब देखते हैं कि बुक से इंशाल्लाह इसको कैसे हमने पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, चैप्टर फर्स्ट इसको इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आपका, अभी आपने करना यह है कि बायो की बुक अपने पास रखें, एक रजिस्टर अलग से पास रखें, ले लें भाई, मेरे लेक्चर के लिए आपने बायो का अलग से एक रजिस्टर रखना है, और उसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने नोट करने हैं। जो भी आपको बताऊंगा आपके हर पेज की हर लाइन को डिस्कस किया जाएगा, उसमें एक जितनी भी हेडिंग्स हैं वो पॉसिबल हेडिंग्स सारी बनाई जाएंगी, आपने बुक से हाईलाइटर पकड़ लेना है। सारी चीज़ें भी सेपरेट बैठ के, मैंने पहले भी कहा था मेरा लेक्चर आपने सुनना है। कोशिश करें, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आज मैंने कुछ बेहतर करने की कोशिश तो की है।
आप हैंड फ्री इस्तेमाल करें, अपना फोकस टोटली इधर रखें, माइंडफुल होकर पढ़ें। लाइक 1 घंटा आपने ज़ाया नहीं करना है, इससे आपने फ़ायदा लेना है ताकि टाइम बचाना है ना इसमें। रजिस्टर पास रखना है आपने, अपना एक पेन पकड़ें, हाइलाइटर पकड़ें, जिस चीज़ को मैं बताता हूँ हेडिंग्स आप साथ साथ बनाते रहें। बायो की फ़िक्र आपने नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ। बस 1 घंटा मुझसे आपने पढ़ना है और उसके बाद इसके ऊपर 1 घंटा ज़रूर लगाना है। जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर काम करना है, उसको लिखना है ज़बानी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो पहले वाला नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कुछ डिफरेंट तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला पेज है, बुक्स अभी देख लें, अपनी बुक से देख लें या आपके अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं आप। बायो की डिफाइन है सबसे पहले। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो में हम लिविंग थिंग्स को जो है वो पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायो की जो इंपॉर्टेंस है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। ये दूसरी साइंस की तरह यानी कि भी एक साइंस की ब्रांच ही है, लेकिन दूसरी साइंस की तरह ये भी हमें क्या बताती है, अंडरस्टैंड नेचर। जिस तरह दूसरी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितनी भी जो साइंसेज हैं ये हमें नेचर के बारे में बताती हैं। तो ये जो बायो वाली जो साइंस है ये भी हमें नेचर के बारे में, फितरत के बारे में, यानी कि नेचर के अंदर जितनी भी लाइफ है ज़ाहिर है वो भी एक नेचर का हिस्सा ही है, तो इसको समझने में ये बड़ा हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस मैंने क्यों लिखा है, पिछले कुछ सालों पहले मेरे ख्याल में कोई 2020 का जो पेपर था उसमें भी ये सवाल आया था कि डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो अगर इंपॉर्टेंस पूछे तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो बायो है ये दूसरी साइंस की तरह ये भी नेचर को समझने में बड़ी हेल्प करती है। अब इस तरह हेडिंग बना के भी इसकी डिफाइन लिख सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का क्या रोल है, बायोलॉजी यानी कि बायो में, बायो की स्टडी में बायोलॉजिस्ट का क्या रोल है। बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड विद नॉन लिविंग थिंग विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ बायो की साइंस में लाइफ को ही नहीं पढ़ते, हर उस नॉन लिविंग को भी पढ़ते हैं जो किसी वजह से कभी उस लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रखती हूँ। यानी कि ठीक है हम लाइफ को तो पढ़ेंगे, नॉन लिविंग को क्यों पढ़ेंगे, हम हर उस चीज़ को पढ़ेंगे जो लाइफ के ऊपर कोई ना कोई असर छोड़ती है। हम इसमें वायरस को पढ़ेंगे जो कि नॉन लिविंग है, बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, नॉन लिविंग ही समझे आप इसको, तो वो भी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वायरस की हमारी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम इसमें हम धुएं को भी पढ़ेंगे, जो स्मोक है इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका हमारी लाइफ के ऊपर बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसमें हम एसी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एसी जो है वो उसके बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ। इसमें हम गाड़ियों को नहीं पढ़ेंगे, इसके बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ। इसमें हम पानी को ज़रूर पढ़ेंगे, ऑक्सीजन को ज़रूर पढ़ेंगे। तो हर उस चीज़ को पढ़ेंगे जो लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट रखती है। उसके बाद जो रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट था, दे स्ट्राइव, ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं। स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना, टू अंडरस्टैंड समझना, एक्सप्लेन करना, इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना, एंड डिस्क्राइब नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स है इसको ये समझते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं कि अच्छे तरीके से समझने के हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। लिटरल मीनिंग जो बायोलॉजी का है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर डिक्शनरी के अतबार से इसको देखा जाए तो अगर प्रॉपर डिफाइन एक साथ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़रा सेपरेट करके बता दिया आपको कि अगर इंपॉर्टेंस साथ पूछ ले तो आपने अलग से बस इंपॉर्टेंस वाली लाइन निकाल के लिख सकते हैं, बाकी आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं बायो की डिफाइन में। एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, एस्पेक्ट्स का मतलब है पहलू। बायोलॉजिस्ट बायो की साइंस में किन किन पहलू को डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स है और एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती है, चेंज होती रहती है। जैसे दूसरे जितने भी जो लॉ हैं वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन बायो में कम लॉ होने की वजह ये है क्योंकि एवोल्यूशन आती है और नई नई स्पीशीज सामने आ जाती हैं और उनकी अपनी एक लाइफ होती है, अपना एक तरीका होता है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायो जिस साइंस से ताल्लुक़ रखती है वो उसमें हम ना लाइफ के सारे पहलू को, कुछ पहलू को हम डिस्कस नहीं कर सकते। यानी कि हम इसको लाइफ को, तो अभी मैं कह रहा था कि लाइफ को पढ़ेंगे, बल्कि ऐसी नॉन लिविंग को भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर वो कह रहा है कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू ऐसे हैं ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, यानी कि वो जो लाइफ के इस दायरा कार में नहीं आते। यानी कुछ ऐसे भी लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आसान कर रहा हूँ, कुछ लाइफ के रिलेटेड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि बायोलॉजिस्ट उनको डिस्कस नहीं करते। लाइफ को डिस्कस करेंगे, लाइफ के ऊपर असर होने वाली हर नॉन लिविंग को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइफ के जो एस्पेक्ट पहलू में जो बियॉन्ड यानी कि उसकी दूसरी तरफ कुछ उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको हम बियॉन्ड कर देते हैं। कुछ ऐसे लाइफ के रिलेटेड कुछ पहलू जो उनको साइंस जो है, बायो की जो साइंस, उसमें साइंटिस्ट जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। लाइक आंसर टू क्वेश्चन, जैसे कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मतलब है, वट वाई देयर शुड वाई देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों है, या बंदा कहे कि लाइफ है क्या। तो साइंटिस्ट ये सब कुछ इसको कहते हैं कि हम ये नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि लाइफ क्या कैसी है, लाइफ ये कैसे काम करती है, इस तरह के बारे में हम बताएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि लाइफ जो है वो क्यों है, कैसे है, तो इस तरह की बातों को वो डिस्कस नहीं करेंगे। ये बताएंगे कि आंख कैसे काम करता है। अगर आप बंदा ये पूछे कि आंख क्यों है, तो ये कैसे है, तो फिर ये इसके बारे में आप कहता है कि वो कहते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। देयर आर
क्वेश्चंस नॉट यूजली टेकन बाय बायोलॉजिस्ट, कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिस्ट नहीं लेंगे, एंड लेफ्ट भी फिलोसफर्स के लिए छोड़ देंगे। एंड थियोलॉजियंस, थियो का मतलब होता है गॉड, जो कि मजहब के रिलेटेड जो होते हैं वो अपने मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि लाइफ, जैसे हम अपने मजहब के मुताबिक बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए, उसके बाद आगे लाइफ बढ़ी, कैसे बढ़ी। साइंस कहती है कि इस तरह के सवाल के लाइफ सबसे पहले कैसे, ठीक है कुछ थ्योरीज तो हम बता रहे हैं लेकिन वो भी थ्योरीज हैं। अभी बस ये देखना है कि लाइफ कैसे चल रही है, लाइफ किधर से, यानी कि लाइफ के अंदर एक जो लाइफ है इसकी मॉर्फोलॉजी कैसा है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसी है, डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे, ये काम कैसे करती है, क्यों करती है, कैसे बनी, इसको यहाँ क्या शुरू कैसे हुआ, वो बिग बैंग से पहले क्या था, इस तरह की बातों को बायोलॉजिस्ट डिस्कस नहीं करते, वो जो है वो थियोलॉजियंस या फिलोसफर्स के लिए छोड़ देते हैं। बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर रिलेटिंग टू हो लाइफ वर्क, वो इस तरह देखते हैं कि लाइफ वर्क कैसे करती है। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, व्हाट इज़ लाइफ, आपने बताना है कि इसमें से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। शाबाश, जल्दी जरा इसको देखें जी। एक ए वाली है और एक बी है, आपने बताना है कि इसमें से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग। जी बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हैं, जो बी वाला है ये तो इसके आसार तो सर बचपन से ही ठीक नहीं लग रहे, ऐसा ही है कुछ। और इसकी हाथों की जो मूवमेंट है, यानी कि हाथ जो हैं वो, और इसकी जो वैसे देखा जाए तो ये जितना ये शरीफ लग रहा है तो नज़र आ रहा है कि ये नॉन लिविंग नहीं है। और जो दूसरी साइड पे वो डोल है, यानी कि ए वाली जो है वो नॉन लिविंग है और जो बी वाली है वो लिविंग है। लेकिन अगर इसको बंदा जूम करके और इसको एंड पे देखे कि इसकी ये कंपोजिशन अगर इसकी चेक की जाए तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का फ़र्क है, बाकी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए अगर इसकी खसूसियत के अतबार से तो वो जो बी वाली है ये आवाज़ को सुनेगी, ये देखेगी, ये रिस्पॉन्ड देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो ऐसा डोल जब वो कुछ नहीं करेगी। ऐसे ही कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं जिसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहली जो है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इतने सिंपल नहीं होते। देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ए वाला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आंख है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बी वाले, इसकी आंख को देखेंगे तो उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर हैं, प्रॉपर उनके फंक्शन है, मुख्तलिफ लेयर्स हैं। अगर इसका ब्रेन देखें आप तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप ए वाला डोल का देखें तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल ऊपर से बस आपको नजर आ रहा है, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे तरीके से तरतीब से बने होते हैं। जो नॉन लिविंग है अगर उसकी तरतीब सिमेट्री ख़राब भी हो जाए तो, लेकिन अगर लाइफ जो है उसको आप देखें कि इन अल्लाह ताला ने जो सिमेट्री बनाई है, जो तरतीब बनाई है बड़े ही खूबसूरत तरीके से, ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गन है, फिर टिश्यू है, फिर उसके बाद सेल हैं, और सेल के अंदर मुख्तलिफ तरतीब से ऑर्गेनाइज होती हैं, उनके अंदर रिएक्शन चलते हैं, तो एक हाईली ऑर्गेनाइज से सारा काम होता है। कम्प्लेक्स एंटिटीज़, एंटिटीज़ का मतलब है चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं जो लाइफ वाली ये बड़ी ही कम्प्लेक्स हैं, वही बात बहुत कम्प्लेक्स है, कोई इतनी जो है वो सादा नहीं है, सिंपल नहीं है, काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। पहला था कि लिविंग ऑर्गन हाईली ऑर्गेनाइज, बड़ी तरतीब से बने होते हैं, इसमें हर ऑर्गन एक प्रॉपर अपने जो है वो एक सीक्वेंस और अरेंजमेंट पे होता है जिसमें उन्होंने काम करना होता है। उसके अलावा ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, जो लाइफ है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। लाइफ के लिए सेल होना बड़ा ज़रूरी है, एक सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक, ये जो लाइफ है इसके पास अपनी ना कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इसकी खसूसियत शो करती है। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने अपने पास कुछ जीन रखे होते हैं, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसकी खसूसियत। देखो अगर हम देखें कि सबसे पहले जो कोई भी जो लाइफ है वो एक जाइगोट की फॉर्म में होती है। अगर उस जाइगोट में चेक किया जाए ना, अगर एक इंसान का जाइगोट देखें तो ये कहना मुश्किल है, और अगर आप एक साइड पे किसी जो है वो सांप का जाइगोट देखें तो उस जाइगोट स्टेज पे नहीं बताया जा सकता कि ये किसका जाइगोट है। वो हाथी का जाइगोट है, वो एक स्पैरो का जाइगोट है, इंसान का जाइगोट है, लेकिन उस जाइगोट के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जीन है, जो सेट ऑफ जो जीन है, वो उसके बाद उसकी जो फिनोटाइप शो होगी वो बताएगी कि मैं क्या हूँ। यानी कि डीएनए जो है वो जो जेनेटिक प्रोग्राम उसके अंदर जो भी होगा वो बताएगा कि इसने नेक्स्ट क्या बनना है, इसने कौन सी खसूसियत शो करनी है। लाइफ के बारे में बता रहे हैं। कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, ये एनर्जी को हासिल करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। लाइफ को एनर्जी चाहिए, उसे इस्तेमाल भी करेंगे, इसको ग्रो करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, जो इसके अंदर बेशुमार रिएक्शन चार्ज होते हैं, लाइफ के अंदर बेशुमार रिएक्शन चार्ज होते हैं। लाइफ की एक खासियत है कि इसके अंदर रिएक्शंस जो है ऑटोमेटिक एक सिस्टम सेट हुआ होता है हर सेल के अंदर, कि वो एक सेकंड के अंदर कई हज़ारों रिएक्शन एक एक सेल में पढ़ने हैं इंशाल्लाह एमबीबीएस में आपने। मेटाबॉलिक जो है वो, मेटा का मतलब ही चेंज होता है, जिसमें आपने मुख्तलिफ चेंजिंग सेल के अंदर जो आ रही होती हैं इसको देखना है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो लाइफ के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर इंसान फोत हो जाए, डेथ हो जाए उसकी,
मेरी बॉडी के अंदर अगर 37 टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उन रिएक्शंस की हीट की मदद से ही है, रिएक्शन जो हीट बन रही है, बंदा फोत हो गया, डेथ हो गई है, तो रिएक्शन रुक गए, बंदा ठंडा हो गया, इसका मतलब बॉडी कोई भी जो लाइफ होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रिएक्शन से होता है, तो रिएक्शन हर लाइफ के अंदर चल रहे होते हैं, ये इसकी खूसियत है। ये देखो, अगर ये टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर में कोई रिएक्शन नहीं चल रहे, लेकिन जो मेरे अपने जो टिश्यूज़ हैं, जो गोश्त है उसके अंदर, उसके सेल में वो एक हीट अप हैं क्योंकि रिएक्शन चल रहे हैं। उसके अलावा कैन ग्रो इन साइज, जो लाइफ है वो साइज में ग्रो करती है, ये लाइफ की खूसियत है। मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो फेयरली का मतलब खासा एक कांस्टेंट रखता है अपने आप को, वो चेंज नहीं होने देगा। देखो, अगर मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है और बाहर का टेम्परेचर अगर 50 हो गया है, तो लाइफ की एक खूसियत है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगी। हीट तो हाई से लो की तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो मेरी हीट बॉडी होगी, वो जो लाइफ होगी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी और इसे चेंज नहीं होने देगी। जो नॉन लिविंग है वो तो बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक, कोई भी आप देखें, अगर चाय का एक कप है, अगर वो गर्म है तो बाहर अगर ठंडा है तो वो खुद थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन इंसान की बॉडी तो ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब जो लाइफ है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको चेंज नहीं होने दे रही है, उसको उसने कांस्टेंट रखा हुआ है। लाइफ की एक खूसियत है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, वो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, औलाद, वो अपनी जैसी औलाद पैदा करती है, लाइफ की एक खूसियत है। रिस्पॉन्ड टू चेंज देयर इन्वायरमेंट, वही बात, वो अपने इन्वायरमेंट के खिलाफ कोई ना कोई रिस्पांस जरूर देंगे। अगर तेज़ लाइट आएगी तो आंखें बंद कर लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर इंसान की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लाइफ अपने अपने रिस्पांस शो करेगी। गर्मी है तो उसे पसीना आ जाएगा, कोई भी आवाज़ है तो किसी ने बुलाया तो चला जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये जो मैंने रेड में किए हैं ना, ये समझे कि इनके डिफाइनेट जो है वो कुछ फीचर हैं। जैसे देखो, लिविंग हमारा हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी हाईली ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, कम्प्लेक्स इंटराइज बड़ी कम्प्लेक्स, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स हो सकती हैं। लेकिन लाइफ के लिए जो मेरिट में किया, ये इनके डिफाइनेड फीचर हैं। जो लाइफ है कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, लाइफ के लिए सेल होना ज़रूरी है। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, मेरे ख्याल में इससे भी रेड ही मुझे करना चाहिए था, क्योंकि लाइफ के पास नहीं, इससे मैंने रेड क्यों नहीं किया, समझ आ गई है। क्योंकि जो वायरस है वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके पास डीएनए तो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो है, कि ताकि वो उसने अपने जैसे वायरस बनवाने हैं हमारे सेल की मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करके देखेंगे वायरस कैसे काम करता है। इस वजह से वायरस नॉन लिविंग, उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये भी लाइफ के, हर लाइफ के पास ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन जो रेड के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग के पास भी हो सकती हैं। कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, जैसे गाड़ी को अगर आप देखें तो वो भी एनर्जी लेती है, फिर वो चलेगी, हासिल करती है। कैन ग्रो इन साइज, अगर हम इसमें देखें तो जो माउंटेन है वो हर दफ़ा जो सालाना साइज में बढ़ी होती है, बर्फबारी की वजह से सब कुछ उनका साइज बढ़ सकता है किसी वजह से। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, ये भी किसी हद तक अगर आप देखें तो एक से दूसरी जो है वो, जैसे वायरस भी देखें तो अपन जैसे मुख्तलिफ वायरस वो बना सकता है। लेकिन ये जो मैंने चार चीज़ें हाईलाइट की हैं, कंपोज वन सेल होना बड़ा ही ज़रूरी है। वायरस सेल नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर जो इसकी उस तरह की सेल मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटोप्लाज्म होना बड़ा ज़रूरी है, इसके पास अपने राइबोसोम नहीं है। तो उसके अलावा कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, सेल के हर लाइफ के अंदर रिएक्शन जरूर होंगे। वायरस के अंदर अपने वायरस की अपनी जो उसका सिस्टम होता है उसमें रिएक्शन नहीं होते, वो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर करवाएगा, हमारे सेल के अंदर अपने जो है वो डीएनए को जो है वो यूज़ करेगा और अपनी प्रोटीन बनवाएगा। मेंटेन फेयरली कॉन्सेप्ट, ये भी आपने देखा कि ये लाइफ की एक खूसियत है। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, ओके। उसके अलावा डिक्लेरेशन का मतलब है ऐलान। एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स सिमिल्टेनियसली, एक साथ हर वो लाइफ जो ये सारी खूसियत एक साथ रखती है, तो कैन बी डिक्लेयर्ड, तो फिर ये ऐलान किया जा सकता है कि ऑल लिविंग थिंग एंड इन एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी। कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर जितनी भी खूसियत आपको बताई हैं, ये सारी खूसियत अगर किसी एक लाइफ में एक साथ पाई जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे एस्पेक्ट में आ रही है। हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि वो लाइफ कैसे काम करे, सब कुछ उसके बारे में देखेंगे। ये ऐलान किया जाता है कि हर वो चीज़ जिसके अंदर ये एक साथ ये सारी खूसियत पाई जाती हैं वो लाइफ है। लेकिन अगर कुछ खूसियत मिस होंगी तो वो अबनॉर्मेलिटी सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन लाइफ के लिए ये होना ज़रूरी है। वाई क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी, क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है उसी पेज पे। तरतीब मैंने वही रखी है, आपके लिए आसानी होगी, आपने हेडिंग्स इस तरह बनानी है। इससे ऊपर वाली जो है वो डिक्लेरेशन की है कि ऐलान किया जा रहा है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं साथ ही। वाई क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्यों की गई। द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, बहुत ही एक वाइड स्टडी है, एक काफ़ी फैली हुई वसी स्टडी है। आपको पता है कि 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो 25 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इतनी ज़्यादा फैली हुई, तो इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है, ऐसे मुमकिन नहीं है। वैसे तो 10 मिलियन अंदाज़ा लगाया जाता है, तकरीबन 1 करोड़ स्पीशीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, अभी वो अनडिस्कवर हैं। लेकिन जितनी डिस्कवर हो चुकी हैं, ये एक बहुत वाइड बेस्ड, इसको स्टडी करना एक छोटा काम नहीं है।
इट इंक्लूड्स वेरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, बहुत ज़्यादा हर लिविंग थिंग के एस्पेक्ट्स हैं पहलू में जिनको जो है वो देखना पड़ता है। देयर फॉर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। एक बहुत बड़ा इस शाख में जो अगर बायो को देखा जाए लाइफ में तो बहुत वसी लाइफ है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ है। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड साइंस इनटू क्वाइट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ओवर। साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस आसानी के लिए कंप्रीहेंडिंग, इसका मतलब यानी कि समझने के लिए, एंड स्टडिंग बायोलॉजी, ताकि वो उसको पढ़ सके तो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। देखो आपके पास अगर एक लाइब्रेरी है, मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर, तो उसमें मुख्तलिफ बुक्स मैंने इधर उधर फेंकी हुई हैं, या आपके कमरे के अंदर अगर जो है आपने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो और मुख्तलिफ क्लासेस की बुक्स अगर आपने ऐसे ही, और मैं कहूँ कि जाए फिजिक्स की बुक लेके आएँ, तो आप जब उसे लेंगे तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर क्लासीफाई किया है कि ये वाला फिजिक्स का है, ये बायो का है, ये केमिस्ट्री का है, ये 9th का है, ये 10th का, तो आप फटाफट जाएंगे और उधर से लेके आ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की लाइफ है, यूनिसेलुलर है, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंगस है, एल्गी है, मुख्तलिफ जो है वो किंगडम पढ़ेंगे डिटेल में इनको। इन सब की हर किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है कि हर किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म वो एक जैसे नहीं है। तो कुछ जो है वो वायरस को पढ़ें, कुछ और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो वायरस को स्टडी करें, कुछ बैक्टीरिया को स्टडी करें, कुछ, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो क्लासीफाई करना बड़ा ही ज़रूरी है। इसमें अगर वो पूछ ले आपसे ये सवाल वाई क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी, तो आप ये सारा इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उसी पेज पे कुछ ब्रांचेज का नाम लिखें जो कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इनको मैंने इधर से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी की डिफाइन है। इकोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट एंड हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की, ऑर्गेनिज्म की, उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। इकोलॉजी में हम हर लाइफ जो है वो अपनी सराउंडिंग रखती है, वो अपना एक इन्वायरमेंट रखती है। इसमें हम देखते हैं कि हर लाइफ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हर लाइफ अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे जो है वो इंटरेक्ट करती है। और उसका जो ये जो लेन देन होता है वो एक लाइफ का दूसरी लाइफ के साथ भी होता है, और अपने इन्वायरमेंट के साथ, हवा के साथ, मिट्टी के साथ, नॉन लिविंग के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन एक लाइफ का दूसरी लाइफ के साथ भी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रिलेशन होता है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इंसान ही ज़मीन के ऊपर होते तो कैसे मुमकिन है, पौधे ना होते, दूसरे जानवर ना होते, तो हम कैसा अपना एक फूड चेन नहीं थी बननी। तो इकोलॉजी में ये देखो आपके सामने डायग्राम भी यही बता रही है, इसमें जो है वो ग्रास जो है वो उसका नॉन लिविंग सन के साथ रिलेशन है, वाटर के साथ रिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, पत्ते बनाएगी, पत्तों को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को जो है वो रैट खाएगा। जी बिल्कुल, रैट खा सकता है ग्रास ऊपर को। उस रैट को जो है वो कौन खाएगा, जो है वो पीछे स्नेक खाएगा, स्नेक को हाग खाएगा, और एक फूड चेन बनी हुई है, हर एक का एक के साथ रिलेशन बना हुआ है। तो इकोलॉजी में हम यही रिलेशन देखते हैं कि माहौल में किस ऑर्गेनिज्म का किसके साथ क्या रिलेशन है, ये सीधे से डिफाइन आप लिख सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द स्टेज ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन थ्रू टू फीटल स्टेजेस। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, किधर से लेके दोबारा से पढ़ें। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट हो रही है। एक वर्ड है ग्रोथ और एक डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड में वैसे पूछा जाता है ये कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर किसी कोई लाइफ साइज में बढ़ रही है तो इसकी ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब है कि उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन बन रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, तो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस है। जैसे सबसे पहले कोई भी जो इंसान था वो एक जाइगोट की फॉर्म में था, उसके बाद जाइगोट जो है वो 4 मंथ तक उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस से वो गुजरता है जाइगोट, और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन बनते हैं। और ये जो सारा ड्यूरेशन है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि वो जो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की फ्रॉम द स्टेज ऑफ ओवम से लेके, यानी उस ओवम एग से लेके, जिसे स्कैंडियोसाइट भी कहते हैं, वो जो ओवम है जब जाइगोट बनेगा तो बढ़ने के बाद थ्रू टू फीटल स्टेज। उस फीटल क्या वर्ड है, इसमें मैंने इस वजह से आसानी के लिए आपके सामने एक लगाई है, ये जो है वो पिक्चर है। सबसे पहले जो जर्मिनल स्टेजेस हैं उसको भी देखा जाता है एम्ब्रियो में। ये जर्मिनल स्टेजेस हैं 0 to 2 वीक्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म की होगी है तो पहले जो 2 वीक की जो स्टेज है उसे कहते हैं जर्मिनल स्टेज, जिसमें कुछ जर्म लाइन बनती हैं और वो साथ इम्प्लांटेशन हो जाती है यूट्रस के साथ। उसके बाद जो दूसरे वीक के बाद जो 3rd से 8 वीक होते हैं, यानी 2 माह तक जो है वो उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। 2 माह तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही होती है। उसके बाद जो 9 वीक से लेके जो बर्थ तक का जो है उसे हम फीटल कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो 2 माह का जो बेबी होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, 2 माह के बेबी को एम्ब्रियो, और 2 माह से लेके जो 9 मंथ तक जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, फीटल का नाम देते हैं। ये इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी में फीटल तक, यानी कि वो जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं फीटल तक, यानी कि 8 वीक्स तक जितनी भी है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम
जो जितनी भी जो लाइफ है वो कैसे काम करती है, वो उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो किस तरह, जैसे आँख की फिजियोलॉजी वो कैसे काम करती है, हार्ट की क्या फिजियोलॉजी है वो हम देखेंगे। मुख्तलिफ फिजियोलॉजी, मुख्तलिफ आर्गन की मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजी है वो किस तरह काम करते हैं, किडनी की क्या फिजियोलॉजी है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रेन की क्या फिजियोलॉजी है, मसल्स की क्या फिजियोलॉजी है, हार्ट की क्या फिजियोलॉजी है, इंटेस्टाइन किस तरह काम करता है, किडनी किस तरह काम करता है, स्केलेटन किस तरह काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है, जो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, सब कुछ इसमें देखा जाता है कि फिजियोलॉजी में फंक्शन ऑफ आर्गन देखे जाते हैं। हम नाम बता रहे हैं जो भी आर्गन वो कैसे फंक्शन करता है, ये डिफाइन आप इधर से देख सकते हैं। फिजियोलॉजिस्ट फोकस ऑन हाउ आर्गन आर्गन सिस्टम इंडिविजुअल आर्गन सेल बायोमोलिक्यूल कैरी आउट केमिकल एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ लाइफ। वो सिर्फ आर्गन सिस्टम, एक इंसान की फिजियोलॉजी नहीं, इंसान के अंदर आर्गन सिस्टम की नहीं देखते, उस आर्गन सिस्टम के अंदर आर्गन की फिजियोलॉजी को भी देखते हैं, टिश्यूज़ की फिजियोलॉजी को भी देखेंगे, सेल की फिजियोलॉजी, सेल किस तरह काम करता है ये भी देखते हैं वो इसमें, मालिक्यूल्स किस तरह काम करते हैं ये भी देखते हैं, किस तरह रिएक्शन होते हैं। तो मुकम्मल जितने भी, अब इस वजह से ये सिर्फ फिजियोलॉजी में आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी की भी आगे से जो है वो डिवीजन की हुई है, ताकि मुख्तलिफ जो है वो जो अगर मालिकुलर की फिजियोलॉजी अगर आपने देखनी है, हमारी लाइफ जो मालिकुल है ये किस तरह काम करते हैं, उसकी एक पूरी फील्ड है, इसमें भी एक साइंटिस्ट है वो काफ़ी इसमें काम कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की डिफाइन भी पूछी जाती है पेपर में, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की। पहले हम एक्सटर्नल देखते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि जो शक्ल है, एक्सटर्नल बाहर से, तो नाम बता रहा है मॉर्फोलॉजी कंप्राइजेज द शेप स्ट्रक्चर कलर पैटर्न एंड साइज ऑफ एक्सटीरियर पार्ट्स नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इडोनॉमी भी इसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। जैसे आप डायग्राम में देखते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट बाहर से कैसा नजर आ रहा है, इसके जो कंपाउंड आइज हैं, इसकी 4 लेग्स हैं, मिडल लेग है जो है, इसकी हाइंड लेग है, इसके विंग्स हैं, इसका एब्डोमेन है, थॉरक्स है, हेड है, एंटीना है, इसके हर एक बाहर से फिजियोलॉजी। अगर किसी भी आर्गन, जैसे इंसान की अपनी फिजियोलॉजी है, स्पैरो की एक अपनी फिजियोलॉजी है, को की एक अपनी फिजियोलॉजी है, हर एक बाहर से जो उसका शेप एंड स्ट्रक्चर होता है इसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि इसकी क्यों जरूरत थी इस फिजियोलॉजी की उस आर्गन को। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हर आर्गन के इंटरनल जो अंदर बॉडी वाले स्ट्रक्चर होते हैं इसको देखा जाता है। जैसे अगर इंसान का देखा जाए, इधर कुछ इंटरनल मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है, लंग्स हैं इंटरनल पाए जाते हैं, उसके बाद जो स्टमक है, किडनी है, पेंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उसके बाद जो फिर से किडनी आ गई हैं, गॉल ब्लैडर है, उसके बाद लीवर है, हार्ट है, ऊपर थायराइड ग्लैंड है। तो ये सारी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है बॉडी के अंदर कौन कौन चीज़ें हैं। इंसान की इंटरनल मॉर्फोलॉजी और होगी, स्पैरो की इंटरनल मॉर्फोलॉजी और होगी, सांप की इंटरनल मॉर्फोलॉजी और होगी, जो एलिफेंट है इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, हर एक आर्गन की अपनी अपनी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज बोन्स ऑर्गन्स नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी से हम एनाटॉमी भी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फोसल, फोसल को स्टडी किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का जो है वो देखा जाता है कि लाइफ, किसी भी लाइफ, ये सब कुछ जो आपको बता रहा था ये फोसल से ही जो आज हमें पता चल रहा है, फोसल मिल रहे हैं। फोसल्स आर दी रिमेन्स जो बाकायदा होती हैं, आप प्लांट की भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स के, फंगस के, मुख्तलिफ चीज़ों के, लिविंग थिंग डैट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक्स मटेरियल और इंप्रेशन वालों कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं वो ऑफ ऑर्गन प्रिजर्व इन रॉक। एक एक फोसल को स्टडी करने में सालों लगते हैं, तो ये 2-4 दिन की बात नहीं है, कई सालों लगते हैं एक एक फोसल को, क्योंकि अब वो फोसल उस फॉर्म में नहीं रहे, उसकी केमिकल कंपोजिशन बड़ी जो है वो मुख्तलिफ केमिकल की मदद से चेक करके तो फिर देखा जाता है कि बोन की ये केमिकल कंपोजिशन इधर थी, क्योंकि अब हड्डियाँ भी पाउडर बन चुकी होती हैं, तो बड़ी ही एक कम्प्लेक्स जो है वो एक स्टडी है ये भी। हिस्टोलॉजी जो है इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टो का मतलब ही टिश्यू होता है। हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों को पढ़ेंगे, इनकी जो है वो स्पेसिफिकेशन क्या होती है, किस तरह ये काम करते हैं, सब कुछ हम हिस्टोलॉजी में इसको टिश्यूज को देखते हैं। एवोल्यूशन, वही बात कि एवोल्यूशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। भी मुख्तलिफ जो है वो उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर चेंजिंग आती रहती है, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है, ज़ाहिर है जीन्स चेंज होंगे तो एवोल्यूशन होगी ना। वो जो होमो इरेक्टस से होमो सैपियन बने थे, इसमें आप देख सकते हैं, तो उनके अंदर असल में जीन चेंज हुए हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, जाइगोट का जीन, जाइगोट अगर देखा जाए आज भी होमो इरेक्टस का और होमो सैपियन का, अगर तो कोई बाहर से तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो जीन से अंदर जो कि चेंज हो गए, जीन चेंज हो जाएंगे। अगर आप स्पैरो के जाइगोट में जीन इंसान वाले डाल देंगे तो वो स्पैरो की फॉर्म में आ जाएगा, सिर्फ उस वक्त के जो जीन, क्योंकि आगे जब माइटोसिस होगी तो जाइगोट के आगे 2 साल 4 साल तो पूरी एक बॉडी बन जाएगी, तो उसी तरह की जाइगोट। तो इस वजह से एवोल्यूशन कैसे होती है, जीन ही चेंज होते हैं, जीन इन्वायरमेंट से चेंज होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से चेंज होते हैं, पढ़ेंगे एवोल्यूशन में ये भी कैसे होते हैं। एवोल्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट्स द अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गन टू देयर चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट उस तरह के जीन उसके मुताबिक फिट हो जाते हैं। कैन रिजल्ट इन आल्टर्ड जीन, आल्टर मतलब चेंज करना, ट्रेड्स कुछ दूसरे चेंज होते हैं, न्यू स्पीशीज सामने आ जाएंगी। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स बायो की कैसी ब्रांच है, इसमें हम
जो है वो जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस विरासत के बारे में, डीएनए वेरिएशन एंड द इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट फैक्टर, कि जीन्स के ऊपर इन्वायरमेंट फैक्टर जीन के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, रेडिएशंस कैसे इफेक्ट करती हैं, फूड कैसे इफेक्ट करती है, वायरस कैसे जीन्स को चेंज कर सकता है। बड़ी डिटेल में जीन्स का ह्यूमन जीनोम एक पूरा प्रोजेक्ट है। इसको देखा जाता है कि इंसान के जितने भी 46 के 46 जो डीएनए या क्रोमोसोम हैं, वो जितने भी एक क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना होता है, तो 46 डीएनए हमारी बॉडी में। हर डीएनए के अंदर कितने जीन है, जैसे अगर पहला जो क्रोमोसोम डीएनए देख रहे हैं उसके ऊपर 2100 जीन है। क्रोमोसोम नंबर जो सेकंड है इसके ऊपर जो है वो 1900 जीन है। अगर क्रोमोसोम नंबर हम 22 देख रहे हैं इसके ऊपर 600 जीन है। तो मुख्तलिफ जो है वो क्रोमोसोम के मुख्तलिफ जीन है, इनको पढ़ा जाता है, जीन की स्टडी की जाती है, और जीन का इन्वायरमेंट के साथ क्या किस तरह ये इन्वायरमेंट इससे इफेक्ट करते हैं इसको भी देखा जाता है इसमें। सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्टडी की जाती है, हर लाइफ सेल से मिलकर बनी है, तो सेल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है कि भाई अगर हर लाइफ सेल से मिलकर बनी है तो सेल लाइफ मुख्तलिफ क्यों है, हर जानवर की मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ क्यों है। तो उसकी वजह मैंने वैसे बता दी है। असल में उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट क्यों है, सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनली कैसे काम करती हैं, सेल डिवाइड कैसे करता है, सब कुछ इसमें हम देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी सेल बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर ऑफ सेल, सब कुछ देखा जाता है इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिविंग एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। असल में वो सेल ही उस लाइफ की सारी खसूसियत को कंट्रोल करता है। सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। अगर मेरी बॉडी में जितने भी काम है वो सेल की मदद से, अगर मैं देख रहा हूँ तो वो रॉड और कौन सेल इसमें काम करें, अगर मैं जो है वो कोई भी बॉडी के अंदर अगर मैं सोच रहा हूँ तो इसमें न्यूरन काम करें, तो फंक्शनल यूनिट तो क्या हुआ, सेल ही हुए। और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, अगर मेरी बॉडी के जितना भी स्ट्रक्चर है, हड्डियाँ हैं, गोश्त है, वो सेल ने बनाया हुआ है। इसमें हम सब कुछ देखते हैं। जू जियोग्राफी बस ख़त्म करने वाला हूँ, फर्स्ट पेज ही आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जू जियोग्राफी, इसमें हम जू का मतलब एनिमल, जियो का मतलब ज़मीन, ग्राफी का मतलब रीजन, ज़मीन के ऊपर किस इलाके, ज़मीन के किस इलाके में कौन से जानवर पाए जाते हैं। जू जियोग्राफी नाम ही बता रहे, जू जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी डेट कंसर्न विद जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज। मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, तो सब कुछ देखा जाता है। ज़मीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती उनकी, किसी एक एरिया में ज़्यादा है, किसी में कम है। देखा जाता है कि कौन सी एरिया में कौन सी लाइफ है, उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, क्यों उधर है वो, क्यों दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती, सब कुछ इसमें देखा जाता है। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट पेज वाली कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। आपने इसको अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके 1 घंटा इसके ऊपर काम ज़रूर करना है, इसको पढ़ना है, लिखना है। ये जितनी भी हैं इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ली हैं तो इसको आपने गौर से बार बार पढ़ना है, देखना है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने कोशिश ये करनी है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को वो आज ही कर लें, ताकि मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट आपको अपनी जो है वो नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर होगा उसमें पहले उनको हम डिस्कस कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।